सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बोल न्यूज़ पर वर्ल्ड कप की ये खुसूसी नशरियात खेल का जुनून, जिसमें मैं हूँ आपके साथ फराज अहमद, और आज के मैच के हवाले से, दो मैचेस के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान का ख़ास तौर पर इस वर्ल्ड कप में मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज जनाब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान बड़ा ही ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला देखने में आया है। वैसा मैच हुआ है जैसा कि वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए। यानी कि 383 रन्स बनाकर न्यूजीलैंड आउट हुई और हदफ था 388 रन्स का। ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन्स बनाए। 389 का टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड को हासिल करने के लिए। और कुछ आज के दादोशुमार, आज के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 388 का टारगेट दिया, 388 स्कोर किया और 389 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जनाब वही टीम है, थोड़ा सा अगर इसको हम पाकिस्तान के साथ लिंक करते हुए चलें तो ये कहा जा रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगले अपने 2 से 3 मैचेस जो हैं वो लूज़ करता है, उस सूरत में पाकिस्तान के जो फाइनल 4 है उसमें आने के कुछ इम्कानात रोशन होने के जो है चांसेस हैं। लेकिन जनाब ये वो टीम है जो कि एक मैच में 388 रन्स बना सकती है। तो इस तरह से आगे आने वाले जो मैचेस हैं कंपैरेटिवली छोटी टीम्स के साथ मैचेस हैं, लिहाजा बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द मैच, ऑस्ट्रेलिया ने जनाब आज 388 रन्स स्कोर किए हैं। थोड़े से प्लेयर्स की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो ट्रेविस हेड जिन्होंने सेंचुरी बनाई है, 109 रन उन्होंने स्कोर किए। डेविड वार्नर 81 रन उन्होंने बनाए और इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने 41 रन बनाए हैं। जॉश इंग्लिस ने 38 रन की इनिंग खेली। मिचेल मार्श ने 36 और पैट कमिंस ने 37 रन की इनिंग खेली है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड जिन्होंने नो डाउट ज़बरदस्त तरीके से फाइट बैक किया, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन कुछ ही रन से, यानी कि बिल्कुल एंड पे आकर तकरीबन 5 रन से जो है न्यूजीलैंड जो है इस मैच को जीत नहीं सकी है। न्यूजीलैंड की जानिब से रविंद्रा ने बड़ा ज़बरदस्त आज गेम खेला है। रचिन रविंद्रा इससे पहले जो गेम्स थे, न्यूजीलैंड के मैचेस थे, उसमें भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। 116 रन की इनिंग उन्होंने खेली है। इसके अलावा डेरिल मिचेल जिन्होंने 54 रन बनाए हैं, और फिर विल यंग हैं, उन्होंने 32 रन बनाए, और जेम्स नेशम जिन्होंने 58 रन की इनिंग खेली है। यानी कि एक बैट्समैन जो है उसने सेंचुरी स्कोर की है और 2 बैट्समैन जो हैं उन्होंने 50s स्कोर की हैं। और दूसरी जानिब अगला मैच, यानी कि दूसरा मैच, आज 2 मैचेस खेले गए हैं। टोटल वर्ल्ड कप का 27वां और 28वां मैच आज था। दूसरा मैच नीदरलैंड और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान था, और ये थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंसेज और थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हुए देखा जाए तो बांग्लादेश के मुकाबले में नीदरलैंड काफ़ी नई टीम है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी आसानी के साथ बांग्लादेश कम से कम नीदरलैंड को तो हरा सकती है। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए नीदरलैंड ने 229 रन का टारगेट दिया था, जो कि यकीनन आईसीसी वर्ल्ड कप के जो वनडे मैचेस हैं उसमें बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन आसान टारगेट भी नहीं था। 200 प्लस हो जाना इस तरह के मैच में। और फिर बांग्लादेश को जब देखा गया तो बांग्लादेश 142 रन पर ऑल आउट हो गई, पूरी टीम आउट हो गई 142 रन पर। और आज का जो मैच है लूज़ किया बांग्लादेश ने, और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये मैच था ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जानिब से, क्योंकि उनका कोई भी बल्लेबाज जो है वो 50 तक स्कोर नहीं कर सका। यानी कि जितने भी टॉप के बल्लेबाज हैं, चाहे वो मिर्ज़ा हो, चाहे वो मुस्तफ़िज़ुर रहीम हो, या फिर महमूदुल्लाह हो, या फिर मेहदी हसन हो, बड़े बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन अभी तक ये देखा गया कि आज के मैच में किसी भी खिलाड़ी ने 30 के आसपास रहे, 30-35 से ज़्यादा स्कोर जो है वो नहीं कर सके। जिसके बाद जो रैंकिंग है या फिर पॉइंट टेबल की जो पोजीशन है, मैं पैनल से गुजारिश करूंगा जी, तो ये राइट नाउ आज के मैचेस के बाद जो पोजीशन है पॉइंट टेबल की वो ये है, जिसके बाद इंडिया जो कि कल तक नंबर 1 पोजीशन पर था 10 पॉइंट्स के साथ, अब वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। कल का जो मैच था उसके बाद साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर आ चुकी है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के पास 10-10 पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन नेट रन रेट की बुनियाद पर साउथ अफ्रीका इस वक्त टॉप पोजीशन पर आ चुकी है। दूसरे नंबर पर भारत है, ऑफ कोर्स चूँकि पहले नंबर था। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड दिखाई दे रही है और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा,
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है, इन दोनों टीमों ने भी 8-8 मैचेस 8-8 पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए हुए हैं, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड का रन रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से न्यूजीलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रही है। फिर 5वें नंबर पर श्रीलंका है, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान 5वें नंबर पर था, लेकिन श्रीलंका ने मैच जीता, जिसके बाद पाकिस्तान ऑटोमेटिकली 6ठे नंबर पर आ गया है और -0.387 जो रन रेट है, नेट रन रेट इंतहाई कम है पाकिस्तान का। और मजमूई तौर पर इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान का बरकरार रहना अब तकरीबन अगर कहा जाए कि नामुमकिन हो गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर अगर ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम अगले तीनों मैचेस हारती है और पाकिस्तान अपने 3 मैचेस जो कि आगे आने वाले हैं इनके, खास तौर पर अब मंगल को बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मैच है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन पर कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं होगा। आगे के मैचेस अगर पाकिस्तान जीतती है बड़े अच्छे रन रेट के साथ, फिर कहीं जाकर शायद फाइनल 4 में आने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये अगर मगर की जो सूरत हाल है ये भी बड़ी मायूसी वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस अभी तक पाकिस्तान का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अफगानिस्तान 7वें नंबर पर है, नीदरलैंड्स 8वें नंबर पर है, बांग्लादेश इस वक्त 9th पोजीशन पर है और इंग्लैंड जो है जो कि दिफाई चैम्पियन है और वो 10वें पोजीशन पर नज़र आ रहा है। ये 2 टीम्स खास तौर पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो इस इवेंट के अंदर कहा जाए कि कुछ भी चल नहीं पा रहा, कोई भी कारीगरी, कोई भी सिक्का चल नहीं पा रहा इन दोनों टीमों का, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इंग्लैंड भी ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास टीम है, दिफाई चैम्पियन है, लेकिन उसके बावजूद इस इवेंट के अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब तक तमाम जितने भी खेले गए मैचेस में सिर्फ एक मैच जो है वो इंग्लैंड जीती है और पाकिस्तान ने अब तक 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है। तो खैर, आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स का, उसकी कुछ झलकियां, उस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। तो जनाब, आपका आज का जो ये मैच है, इसमें ना सिर्फ विनिंग टीम बल्कि लूजिंग टीम की जानिब से भी बड़े ही शानदार खेल का मुजाहरा किया गया। बिल्कुल भी इसको ये कहना जो है दुरुस्त नहीं होगा कि न्यूजीलैंड ने अच्छा खेल पेश नहीं किया, जिसके बाद वो हारे हैं बहुत ही कम मार्जिन के साथ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, ज़बरदस्त फाइट करने के बाद हारे हैं। खैर, हमारा पैनल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान और जनाब ताबिश मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और भारत से हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि मुसलसल इस इवेंट को कवर करते आ रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ साजिद खान से करते हैं। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम और तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, आज का मैच यकीनन जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह के मैचेस हम देखना चाहते हैं इस तरह के बड़े इवेंट में, उस तरह का ये मैच हुआ है। क्या कहेंगे, कैसा लगा आज आपको दोनों की जानिब से परफॉर्मेंस? फराज आपको, एजाज को और ताबिश को दोनों को बहुत बहुत सलाम। बहुत ही प्यारा आपने इंट्रो दिया, हर चीज़ को कवर किया। मगर मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप 2023 का बेहतरीन मैच देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बॉल और बैट के दरमियान देखी गई क्वालिटी मॉडर्न दौर की क्रिकेट की अगर तारीफ की जाए, 6 महीने बाद अगर प्लेयर आता है, ट्रेवर रॉयल्स की बात की जाती है, वो सेंचुरी करता है, उसको माइंड सेट आप देखें 2 ओवर में पूरा गेम चेंज कर देता है। और बॉल और बैट के दरमियान जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, न्यूजीलैंड के बॉलर को समझ में नहीं आ रहा था उसने क्या लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हुए ग्राउंड को चारों तरफ छक्के चौके, फिर वार्नर की पर दोनों लेफ्ट हैंड की वाज़ेह तौर पर क्वालिटी क्रिकेट को देख के मेरे पास अल्फाज नहीं है, सीखने को मिलता, सीखना चाहिए क्वालिटी क्रिकेट के लिए। और हर क्रिकेट की जीत हुई है, क्वालिटी क्रिकेट 2 हम देखना चाह रहे थे वर्ल्ड कप में 2023 में। जो मॉडर्न क्रिकेट की बात की जाए, ये खूबसूरत क्रिकेट है, इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। जो अच्छी क्रिकेट खेले, क्वालिटी क्रिकेट खेले और 800 रन बने तकरीबन इस पिच पे 800 रन बनना, ये लग रहा था आज न्यूजीलैंड ये मैच चेस रन कर लेगी, मगर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की। मगर ओवरऑल गेम देखा जाए तो इसको इस तरह वाइंड अप किया जाए, इस पहले मैच जो सुबह डे में मैच खेले गया तो डे की एडवांटेज उन्होंने पूरा बैटिंग का बॉल और बैट के दरमियान दिन में बहुत अच्छा बॉल पे बैट पे आता है तो उसका भरपूर फायदा उठाया। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हम कह रहे थे खतरे की घंटी है और हम तो यही
यही दुआ कर रहे थे आज ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाए, न्यूजीलैंड मैच जीत जाए, क्योंकि हम यही चाह रहे थे 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाए। मगर फराज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते चलूं, एम्पायरिंग उस पाए की नीति जिस तरह की होना चाहिए थी। कल जो डिसीजन हमारे खिलाफ हुआ ना, ये आईसीसी की बीसीसीआई का फेवर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट चले गया। साजिद भाई आगे जाकर इस पर हमने बड़ी तफसील में बात करनी है। कल आईसीसी की जानिब से जो सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, आज के जो सिस्टम है उसकी नाकामी है, उसका एतराफ़ किया, इस पर हमने बात ज़रूर करनी है, लेकिन हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आज के मैच के हवाले से ताबिश मीर की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। ताबिश साहब, आज के मैच में जो परफॉर्मेंसेस देखने में आई हैं, नो डाउट दोनों जानिब से बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी दोनों तरफ जो है बैलेंस करके हमने देखा कि मैच हुए हैं। दोनों तरफ से खिलाड़ियों ने जान लगाई है मैच जीतने के लिए। बॉलर्स भी नाकाम नहीं हुए, बैटर भी नाकाम नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है किसी एक टीम को जीतना था। हम चाह रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया हार जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में जा रही थी सिचुएशन। बहुत शुक्रिया फराज कि आपने मुझे अपने ट्रांसमिशन पर मदऊ किया, और जिस तरह से आपने तफसीली तौर पर तमाम तर मौरिकात पर आगाज़ से गुफ्तगू की, इंतहाई ज़्यादा शानदार अंदाज से आपने जो है खाता खींचा मैच के हवाले से। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मुसलसल हम देख रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम था। साजिद साहब भी यही जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करती है तो ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचेस में शिकस्त से 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड भी अगर 3 मैचेस से शिकस्त से 2-4 होती है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के जो रास्ते हैं वो हमवार हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस हर सूरत जीतने हैं, लाजमन जीतने हैं, और अगर ग्रीन शर्ट्स तीनों मैचेस जीतने में कामयाब हुई तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। मुसलसल हम देख रहे हैं आज जिस अंदाज से खेल का मुजाहरा किया गया हरीफ टीमों की जानिब से, शानदार अंदाज से इस इवेंट में एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। हमने देखा धर्मशाला के स्टेडियम में ज़बरदस्त अंदाज से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने रनों के अंबार लगाए, और इसका ताक़ुब करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शानदार अंदाज से उनकी जानिब से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये वही चीज़ें हैं, ये वही नुक्ते हैं, ये वही बातें जिनके हवाले से आप रोज़ाना ट्रांसमिशन करते हैं, इन सवालात को उठाते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं। क्या पाकिस्तान टीम ये क्यों नहीं कर पाती है? ये वो नुक्ते हैं जिनको हम आप मुसलसल अपनी ट्रांसमिशन के जरिए हाईलाइट करते हैं। लेकिन आया जो पिच कंडीशन उसके मुताबिक एक बड़ा टोटल आपने सेट करना होता है, और इवेंट में जब आप एक बड़ा टोटल सेट कर लेते हैं तो हरीफ टीम पर दबाव डालते हैं। जिस तरह से आज हमने देखा कि आपको पहले दबाव बरकरार रखना है और इसके बाद आखिर तक अपना मोमेंटम नहीं खोना है। लास्ट बॉल तक अगर मैच जा रहा है, बड़ा टोटल चेस होने जा रहा है, तो भी आपको फाइट करनी है। और आज एक काफी अच्छा मुकाबला हुआ, और क्रिकेट की हिस्ट्री का एक जबरदस्त मुकाबला। आपको याद होगा माजी में भी हमने देखा था कि न्यूजीलैंड जो एक फाइटर टीम के तौर पर सामने आई। आपको याद होगा हालिया जो वर्ल्ड कप 2019 रहा, जहां इंग्लैंड ने फतह समेटी थी और फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड जो है उसे अनफॉर्चुनेटली उस इवेंट में दूसरे नंबर की टीम को करार पाई थी, रनर अप करार पाई थी। तो वजह यही थी कि आखिर तक मैच गया था, फाइनल सुपर 4 तक वो जो है बिल्कुल लास्ट राउंड तक मैच गया। हमने देखा कि आखिर में हमने देखा सुपर ओवर होती है। तो वो तमाम वजूहात हैं कि आपको इस तरीके से खेलना कि मोमेंटम बिल्डअप हो, आप पहले ही मैच ना दे दें। पाकिस्तान टीम अगर आज तनकीद की जद में है, बाबर एंड कंपनी पर तनकीद हो रही है, उसकी वजह यह है कि आखिर तक गेम नहीं ले जा पा रही। वो फाइटर्स खिलाड़ियों के जिक्र तो करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो अहम नुकता है कि टीमों फाइटिंग स्प्रिट नजर नहीं आ रही कि आप कब लड़ेंगे, कब मौसर अंदाज से क्रिकेट को पेश करेंगे। हम देखते हैं कप्तान गेंदबाजों पर तमाम नजला डाल देते हैं, हम देखते हैं सारा मलबा जो है शिकस्त का डाल दिया जाता है बल्लेबाजों पर। जब मिकी आथर प्रेस के सामने आते हैं, जब नायब कप्तान सामने आते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, लेकिन फिर इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि अगला मैच हम अच्छा खेलेंगे। ये तमाम जो हमारे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट हो या फिर कोचेज हो या फिर कप्तान नायब कप्तान खिलाड़ियों एक पेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से टीम जिस तरीके से जो है कश्मकश की शिकार दिखाई दे रही है। ये क्या नुकता आप देखें ना, क्या कुछ कहा राशिद लतीफ ने, उन्होंने कहा इतनी बड़ी खबर उन्होंने दे दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहम ओहदेदारान हैं, जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ऑफिशियल्स और जो इंटरनेशनल क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं, वो बाबर आजम के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। डिटेल में हम बात कर चुके हैं, ये बड़ी एक अजीब बात है। बिल्कुल साजिद भाई, मैं आपकी तरफ ही आना चाह रहा हूँ कि
राशिद खान ने जो गुफ्तगू की है, एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने बातें की हैं कि तो ये कि कप्तान जो है वो बोर्ड के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उनसे रब्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तमाम तर सूरत हाल में जो है रिफ्यूज़ किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। फिर कुछ तनख्वाहों के मामला हैं कि तकरीबन 4-5 महीने हो गए, खिलाड़ियों को सैलरीज़ भी नहीं दी गई हैं। ये जो मामला है उसके बाद परफॉर्मेंसेस पर भी तो ज़ाहिर असर तो आता है अगर जहन में चीज़ें चल रही हैं उस तरह की। देखिए फराज, ये कल आपके इसी वक्त इसी प्रोग्राम में खबर मैंने ब्रेक कर दी थी। बाबर आजम जो हैं चेयरमैन साहब को फ़ोन कर रहे हैं, 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, उनको फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई। कल ये खबर इसी टाइम जो सलमान प्रोग्राम कर रहे थे खबर ब्रेक कर दी थे। ताबिज बात कर रहे हैं ना, थोड़ा आगे चलते, जैसे आपने मुझे रोक दिया था मैच पे बात करते हैं। बात ये हो रही है, देखिए अच्छा साजिद भाई, ये इस मौजू के ऊपर हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त भारत में मौजूद हैं, अब्बास शबीर, और रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं इस बारे में। अब्बास शबीर, आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात आई? जो सवाल ये है कि ये राशिद खान ने जो गुफ्तगू की है, राशिद लतीफ़ ने, माजरत चाहता हूँ, राशिद लतीफ़ ने जो गुफ्तगू की है टीवी प्रोग्राम में बैठ कर के सैलरीज नहीं दी जा रही हैं प्लेयर्स को, फिर बाबर आजम जब रब्ता कर रहे हैं तो जो हायर ऑफिशल्स हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उनको। देखें, ऐसा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 3 दिन पहले भारत से ही ज़का साहब को, जिस दिन ये अफगानिस्तान का मैच था उससे 1 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया था और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने बाबर आजम से कोई बातचीत की है, हौसला बढ़ाया है? तो उन्होंने कहा था कि ICC के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से मैंने रब्ता नहीं किया, लेकिन टीम मैनेजमेंट से मेरा रब्ता है। उसके बाद एक मैसेज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से साबिक क्रिकेटर्स और फैंस के लिए दिया गया था कि टीम को बकअप किया जाए। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे ज़का साहब ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ICC प्रोटोकॉल्स की वजह से मैं उनसे खुद, चूंकि वो चेयरमैन है, उनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है और मैं नहीं समझता कि सैलरीज का मामला इतने बड़े इवेंट के दरमियान में कोई प्लेयर्स की तरफ से ऐसी रिजर्वेशन होगी। सिर्फ और सिर्फ ज़का अशरफ की जो आखिरी इंजमामुल हक और मिकी आर्थर से और जो टीम मैनेजमेंट से मुलाकात हुई थी और जो बातचीत हुई थी, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि ठीक है, जो उनके ज़रूरियात हैं, जो वो कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल पूरी करने के उसमें हूँ, मूड में हूँ और मैं बिल्कुल पूरी करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जीत चाहिए। ये किस तरह की ज़रूरियात जो अब्बास आपने बताया, कोई डिमांड आई है टीम की तरफ से, किसी चीज की डिमांड आई? ये टीम के जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक मसला था। एग्जैक्टली कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्रीज चाहते थे तमाम प्लेयर्स और ज़का अशरफ साहब ने ये यकीन दहानी करवाई थी 200% इंक्रीज देने की, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हर चीज आपको मिलेगी, एवरी फैसिलिटेशन हम आपको देंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन आप ये टूर्नामेंट जीतें, आप वर्ल्ड कप जीत कर आए। ये उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश है कि आप वर्ल्ड कप जीते। तो ये राशिद भाई का पता नहीं अब कौन सा सोर्स है, किस सोर्स के जरिए उन्होंने बात की है। अच्छा, ये अब्बास ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर भी राशिद लतीफ ने एक बात की। उन्होंने कहा है कि जो अभी तक की परफॉर्मेंसेज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये खबर भी उन्होंने दी है कि वापस जब टीम आएगी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा फिर गौर भी किया जा सकता है, बल्कि किया जाएगा, ये कहा है उन्होंने। ये तो उस दिन मैंने भी शाम को 5 बजे प्रोग्राम के अंदर ही बात की थी और ये मैंने कहा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है मुस्तकबिल में कि प्लेयर की परफॉर्मेंस के बाद उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और सीरीज टू सीरीज या क्वार्टरली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेयर्स को दिए जाए। लेकिन इसमें ये एक तजवीज आई थी कि भाई प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्वार्टरली दिए जाएं या सीरीज टू सीरीज दिए जाएं, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने इस तजवीज को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स का राइट है, ये हमारे प्लेयर्स हैं और हम इनको फैसिलिटेट अच्छा करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उन्होंने 200% इंक्रीज दिया था और उन्होंने टीम को हौसला दिया था और ये उन्होंने सिर्फ डिमांड की थी जो कि हर मैनेजमेंट कमेटी या चेयरमैन की डिमांड होती है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए कप जीते। तो राशिद भाई के अपने सोर्स होंगे डेफिनेटली कि राशिद भाई ने किस सोर्स से बात की थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे भी इस किस्म की कुछ खबरें देखी थी कि जिसमें कहा था कि जो आखिरी मीटिंग हुई है इंजमाम की, मिकी आर्थर की या टीम मैनेजमेंट की ज़का अशरफ साहब से, तो अगर उसकी कोई वीडियो फुटेजेस या कोई ऐसी चीज मंजर आम पर आ जाएगी तो बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। यानी ज़का अशरफ ने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप ये टूर्नामेंट जीते, हम आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेंगे। और ये बड़ी फेयर बात है कि जी आप टूर्नामेंट में जा रहे हैं, बड़े इवेंट में जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करके वापस आए तो ऑब्वियसली
उसका आउटकम आपको मिलेगा, उसकी मराहत आपको मिलेंगी। अगर आप बुरा परफॉर्म करके आएंगे उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? साजिद भाई, ये जो मामला है इसके ऊपर आपकी क्या ज़राए क्या कहते हैं? ये जो मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जाहिर है ये बड़ी फेयर सी बात है, टीम अच्छा परफॉर्म करके वतन वापस आएगी तो ये इंक्रीमेंट और ये सारे मामला जो हैं ये डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद वापस आकर मेरे ख्याल में इंक्रीमेंट की बात तो करना बनता भी नहीं होगा। देखिए फराज, यकीनी तौर पर जब खबर मार्केट में आ जाती है और जिस तरह ये खबर कल से मार्केट में आई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल बड़े अरसे बाद एक बहुत अच्छा खेली है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। हालांकि ओपनर स्टैंड उस तरह का नहीं मिला जब तवक्को बहुत ताबिश बेटा मैं बोल लूं। जी साजिद भाई, बात पता है क्या है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वो करना चाहूंगा। मेरे भी दिल में ये बात आई थी कि भाई रिजल्ट तो आपके सामने ही, और फिर आउटस्टैंडिंग इसको अगर परफॉर्मेंस कहा जाए तो ठीक है, हमारे कुछ बॉलर्स ने और साजिद साहब। जी साजिद भाई, मैं कह रहा हूँ आखिर के कुछ ओवर्स में हमारे बॉलर्स ने नो डाउट बड़ा अच्छा कमबैक किया, लेकिन दरमियान के जो ओवर्स हैं उसमें कहाँ थी ये परफॉर्मेंस? फिर बैटिंग की अगर हम बात करें तो 2-7 साउथ अफ्रीका, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बाकी जो मैचेस है उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस थी। देखिए, मैं कल के मैच की जो 8 ओवर की बात करूंगा, पहले उस पे अब आ जाए। ओवरऑल कारकर्दगी एक सवालिया निशान है ना फराज, ना आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, टीम सिलेक्शन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। और कितने अरसे से, एक महीना हो गया हम ये बात कर रहे हैं, तंकीद कर रहे हैं और निशानदेही कर रहे हैं। आज कल आपने मोहम्मद वसीम को खिलाया, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। कल रिवर्स स्विंग भी नजर आया, 140 की पेस से उसने बॉलिंग की है। कल हारिस ने कल जान मारी है, अगर रिव्यू हो जाता तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। कल आउटस्टैंडिंग कॉर्नर बॉल उसने पकड़ा, मगर नवाज को आखिरी ओवर देना मेरी खुद समझ में नहीं आता। वो नवाज का डिजर्व ही नहीं करता था। अगर वो गेंद दे देते, मीर को अगर गेंद दे देते और मीर 2 विकेट ले चुका था और वो आउट कर देता, नवाज का बॉल अंदर आता है। मैं कितने अरसे से आपको ये प्रोग्राम में कर रहा हूं, नवाज का बॉल ब्रेक नहीं होता। वही हुआ, नवाज जो है जो बॉल उनका ब्रेक नहीं हुआ, अंदर आया, जो लग गया और चौका हो गया और पाकिस्तान एक मैच जो जीतने की पोजीशन में आ गया था। और मैं समझता हूँ बैट कप्तानी कहूंगा, ओवरऑल बैट कप्तानी जिसकी बात है, डिसीजन जो है हमारे हाथों से मैच निकल गया। और जहां तक बात करें मैच, कौम जो देखना चाहती है ना पूरी दुनिया में, वो इस तरह के मैच देखना चाहती है। और मैच कल आधे में जो मेरी अपने जरा हैं, कल लोग बहुत सी चीजें भूल गए थे। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फाइट की तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो हम बार बार कह रहे थे एशिया कप में अगेंस्ट श्रीलंका तो जो मैच हारी है, इस तरह की फाइट करके हारे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। फिर आप लाइकिंग रिसाइकिंग करें, दोस्तियां निभाएं, फिर मेरिट की टीम सेलेक्ट ना करें। फिर आप मुझे बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मुझे बताइए, सहूर शकील पाकिस्तान का रीढ़ की हड्डी है, मैन ऑफ द कराची से, क्या उसने बॉल और बैट के दरमियान इनिंग खेली है? फिर आप एक निजी चैनल पे पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद, उसको 5 फुट का कह रहे हैं, 5 फुट है, उसकी बाजू देख लें, उसको ये देख लें, फिर खुला उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। पाकिस्तान का प्लेयर है भाई, फ्यूचर का पाकिस्तान का कप्तान है। इस तरह की जब सवाल जवाब आएंगे, इस तरह की क्रिटिसाइज होगी, फिर दुख होता कहते हैं। बड़ा इवेंट साजिद भाई यकीनन जब होता है, ताबिश, साजिद भाई और ताबिश भाई, जब बड़ा इवेंट होता है तो परफॉर्मेंसेस को इसी तरह से मेरे ख्याल में फिर देखा जाता है। अच्छी परफॉर्मेंस हो तो उसके बाद 1000 जो बुराइयां हैं, अब्बास भाई जो है वो इस बात को यकीनन एग्री करेंगे कि 1000 बुराइयां छुप जाती हैं, लेकिन जब बुरी परफॉर्मेंस हो तो पीछे की जितनी भी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंसेज हों फिर वो सारी भूल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कद की बात हो, चाहे वो शक्ल की बात हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो, ये सारी चीज़ें फिर उन पर तनकीद होती है। अब्बास भाई, हमने परफॉर्म किया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम टूर्नामेंट से आउट हो गए तकरीबन। आखिरी मैच में अगर यही परफॉर्मेंस जो है हमने पूरे टूर्नामेंट में इस एग्रेशन के साथ खेली होती, इसी तरीके से खेली होती, तो शायद ये नौबत ना आती। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैच जीतना होता है या हारना होता है। जब आप मैच जीतते हैं या हारते हैं तो टूर्नामेंट से आप आउट हो जाते हैं। आपने कल मैच हारा और आप टूर्नामेंट से आउट हो गए। अगर आप जीतते तो आप टूर्नामेंट में इन रहते। तो इसलिए परफॉर्मेंस बिल्कुल साजिद भाई और जो दोस्त और बात कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस रही, पूरे टूर्नामेंट से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कल के मैच में रही। और टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच वहां पर चेन्नई के अंदर हम जितने लोगों से मिले, जितने लोगों से हमारी मीडिया स्टैंड में भी बात हो रही थी कि इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच हुआ है, बड़ा फाइटिंग मैच हुआ है। लेकिन आफ्टर ऑल शिकस्त पाकिस्तान को ही। अगर हम जीतते तो ये सारी जो माजी की गलतियां थी वो
भूली जाती, खत्म हो जाती। लेकिन हम हारे हैं, तो इसलिए अब जो बांग्लादेश के साथ मैच है, जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, जो इंग्लैंड के साथ मैच है, वो बेमायनी मैच है। बस आप समझे कि वो प्रैक्टिस मैच है या फॉर्मेलिटी अब हम पूरी कर रहे हैं कि हमने टूर्नामेंट कंप्लीट करना है और हम ये मैचेस खेलने हैं। हम टूर्नामेंट से तो आउट हो चुके हैं। अच्छी परफॉर्मेंस उस वक्त आपकी एक्नॉलेज होती है जब आप जीतते हैं। हार के अच्छी परफॉर्मेंस एक्नॉलेज किसी सूरत में नहीं हो सकती, ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। तो इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस, हमेशा टूर्नामेंट के बाद जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसको देखा जाता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब होती है। अगर ओवरऑल आप टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस देखें तो हमारी वो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्बास, अच्छी नहीं रही और इसीलिए शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि टीम मैनेजमेंट में कुछ तब्दीली के हवाले से इतलात आ रही हैं। मीडिया मैनेजर की तब्दीली के हवाले से आपने कुछ पहले भी कुछ दिनों पहले जिक्र किया था, इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? देखिए, मीडिया मैनेजर की तब्दीली के हवाले से ट्वीट के जरिए मुझे खुद पता चला कि मीडिया मैनेजर तब्दील हो गया है। उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया डायरेक्टर हैं ये उनकी हद तक थी और उनको वहां से डायरेक्टली कुछ चीजें पता चली। उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन से इस चीज को शेयर किया और उनको पुल आउट किया गया। बाकी जो टीम मैनेजमेंट है उसका भी, चूंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो रहे हैं, मिकी आर्थर हैं, मॉनी मॉकल हैं और जो दूसरे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट सब मेरा ख्याल है खत्म होने वाले हैं। तो अब एक नई जो कमेटी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि नदीम खान उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, मुश्ताक अहमद हैं, आकिब जावेद हैं, सईद अजमल हैं, इनके दरमियान एक पूल बनाया गया है जो आइंदा फ्यूचर के लिए 5 बैट्समैन, 5 बॉलर्स और 5 स्पिनर्स को तैयार करेगा। आगे हेड के ऊपर हमारे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। मैं नहीं समझता कि बाबर आजम को फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाएगा, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। अभी इस हवाले से ना तो क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसी सोच है, ना कोई क्रिकेट बोर्ड में ऐसी सोच है, ना ऐसा कोई जिक्र हुआ है, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज है और बाबर आजम की 1 साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर हम माजी में देखें तो हमने ये गलती पहले कर चुके हैं, हम रिजवान को इस तरह सरफराज को इस तरह हटाकर। फिलहाल जरूरी है कि इवेंट के ऊपर फोकस किया जाए और इवेंट के बाद फिर ये जो तब्दीलियां हैं इनके ऊपर बात की। शुक्रिया आपका। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक के बाद हमारे नुमाइंदे भारत से ही एजाज वसीम हमें ज्वाइन करेंगे। ताबिश मीर और साजिद खान हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खेल का जुनून। वेलकम बैक नाजरीन। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर तमाम टीम्स का जो सफ़र है वो जारी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र अपने अख्ताम की जानिब अनफॉर्चुनेटली बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। टीम जो है चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच चुकी है। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे, फिर पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। भारत में जारी इस मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश से टकराएगा। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताबिश मीर, साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे और अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है कोलकाता से हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी ने। एजाज, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पहले मैं ताबिश भाई आपसे बात करना चाहूँगा कि अब आगे का जो मैच है पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट, अब मंगल को ये मैच होने वाला है। यकीनन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि अगर ये पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है तो रन रेट और जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा टीम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके हवाले से थोड़ी सी हमें डिटेल बताइए हमारे नाजरीन को कि कितने इंपॉर्टेंट है आगे के मैचेस पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर ये बांग्लादेश का, और चांसेस क्या हैं बांग्लादेश से पाकिस्तान के जीतने के। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह से आपने फराज कहा कि आज का जो मैच, क्योंकि बांग्लादेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा नीदरलैंड के हाथों, तो अब पाकिस्तान जो है उसके लिए थोड़ा रिलीफ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब जो तमाम मैचेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को ना सिर्फ ये मैचेस जीतने हैं, अपना रन रेट को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करना होगा अगर उसको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो ये काफ़ी एक अहम नुकता है कि पाकिस्तान कि अब जो मैचेस हैं टीम में, जो मैंने सारा जो दिफाई चैंपियन रही है इंग्लैंड, उसके खिलाफ पाकिस्तान टीम मद्दे मुकाबिल होगा, बांग्लादेश के खिलाफ होगा और दोनों टीमें ऑफ कलर दिखाई दे रही हैं। न्यूजीलैंड क्योंकि वो काफ़ी तगड़ी टीम इस वक्त दिखाई दे रही है और वो काफ़ी शानदार अंदाज से क्रिकेट के लिए तो एक मजबूत हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ये भी एडवांटेज है कि अपने 3 मैचेस जो खेलेगी उनमें से 2 टीमें ऐसी हैं जो इस पूरे इवेंट में ऑफ द कलर हैं। साजिद साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कुछ मुहरकात पर गुफ्तगू में चाहूँगा उस पर भी मुख्तसरन बात करूँ। उन्होंने खासतौर पर साजिद साहब ने बात की सऊद शकील के हवाले से। हम यही गलती करते हैं, हम माजरत के
साथ यही गलती करते हैं कि सऊद शकील उनकी जगह भी काफी मुश्किल से बनी है। वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस खेले हैं साजिद भाई ने, उन्हें अभी इस वक्त वर्ल्ड कप जारी और कप्तान करार दे दिया मुस्तकबिल का, तो आपको किसी का मुस्तकबिल पता नहीं होता। इसी तरह से माजी में साजिद साहब कहते थे हैदर अली पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे, कहाँ है आज हैदर अली? टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। आसिफ अली कहाँ है? खुशदिल शाह का उनका किसी को पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो तबसरा कर रहे हैं, हम जो तज्जिया कर रहे हैं, ये काफी अहम है। जो देखने वाले क्रिकेट शायकीन है उनकी निगाहें हमारे हर अदा किए हुए लफ्जों पर होती है, वो इस हवाले से सोच रहे होते हैं हम क्या बोल रहे हैं। दूसरी जान जो उन्होंने अंदरूनी मामला जो बताया, जिस हवाले से उन्होंने खबरें दी, उनमें कुछ हद तक तो सदाकत है, लेकिन जो खबर उन्होंने दी इससे पहले जिसके हवाले से वाज़ेह तौर पर तमाम चीजों पर मुहर्रिकात पर गुफ्तगू किया है, ये नहीं होने जा रहा है। और इस हवाले से मेरे जो ज़राए थे उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक की कि चेयरमैन पीसीबी चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ जो वो काफी ज्यादा चिल है, कूल है। क्यों है? इसलिए क्योंकि ये टीम बाबर आजम ने सेलेक्ट की है। अगर इस पर उंगली उठती है तो बाबर आजम इसके जद में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मुसलसल साजिद भाई कह रहे हैं पाकिस्तान टीम का पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन कप्तान नहीं हटेगा अपने सीट से, वो अपनी नशिस्त नहीं छोड़ेगा। बाबर आजम की बतौर कप्तान छुट्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि बाबर आजम एक परफॉर्मर है। उसने इस इवेंट में ही परफॉर्म करके दिखाया। आप जो हालिया मैच आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रन किसने किए? बाबर आजम ने किए। तो एक टीम में खिलाड़ी मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की ताबिश हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन टीम परफॉर्मेंस भी तो एक चीज़ होती है ना। आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि बॉल्स कितनी ज़ाया हो रही हैं। साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर 50 ओवर पूरे खेल नहीं पाए, 26 ओवर डॉट बॉल के गए। इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हम फिर क्या एक्सपेक्ट करें? सर अगर 26 बॉलें डॉट बॉल गई हैं तो इसके अलावा भी बाबर आजम ने परफॉर्म किया, तो ही आप इतना बड़ा जो है टारगेट सेट कर पाए 270। अगर बड़ा टारगेट बाबर आजम इसे करार देते तो इन्हीं के रन्स के बदौलत हुआ ना। माजी से लेके अब तक अगर पाकिस्तान के लिए किसी ने तसलसल के साथ रन किए हैं, जावेद मियांदाद, हनीफ मोहम्मद के बाद या फिर मोहम्मद यूसुफ के बाद, यूनिस खान के बाद, तो इस वक्त बाबर आजम है। सहरा के अगर कोई बेटर बैट्समैन करार दिए जाते हैं, बेहतर बल्लेबाज करार दिए जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। बाबर आजम जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर मुसलसल हम देख रहे हैं, साजिद भाई का तबसरा इंतहाई ज्यादा अहम है। वो जिस तरह से गुफ्तगू करते काफी खूबसूरत अंदाज से जो है तबसरा करते, लेकिन सरफराज भाई लेजेंड है जी हमारे। एज अ कैप्टन वो अच्छे कैप्टन साबित हुए, एज अ परफॉर्मर क्या वो बड़े परफॉर्मर थे? नहीं थे, इसलिए तो वो कप्तानी से हाथ धो बैठे। जो भी रन करते थे उसमें बाबर करते थे ना, दीगर खिलाड़ी करते थे, इसके लिए सरफराज को क्रेडिट जाता था, उनकी कप्तानी थी। इस वक्त बाबर नाकाम हो रहे हैं बतौर कप्तान, लेकिन एक टाइम दिया जाएगा इस खिलाड़ी को तो कामयाब। अच्छा, एजाज वसीम को इंक्लूड करते हैं इसी पर। ताबिश, एजाज भाई से बात करते हैं इस पर। जी जी, एक सेकंड दीजिएगा साजिद भाई, एक मिनट दीजिएगा। एजाज भाई, बाबर आजम बतौर बैट्समैन बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्या बतौर कप्तान उतने अच्छे कप्तान साबित हो पा रहे हैं? आप क्या समझते हैं ये जो गुफ्तगू हुई है इस पर? देखिए, अब पाकिस्तान बज़ाहिर बाबर आजम की क़यादत में इस वर्ल्ड कप में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, ना ही एशिया कप का हम फाइनल खेल सके। लेकिन ये 2023 की परफॉर्मेंसेज हैं। अगर 2022 देखा जाए तो पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला, पाकिस्तान टेस्ट के अंदर भी थोड़ा स्ट्रगल करता रहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइनल खेला। तो बाबर आजम को हटाने के हवाले से जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कप्तान को तब्दील करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ कोलकाता के अंदर जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है वो 11 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच पर खत्म होगी। सेमीफाइनल खेलने के हमारे चांसेस ना होने के बराबर है। तो उसके बाद कितने दिन है? 10 या 12 दिन होंगे तकरीबन। 4 दिसंबर को या 3 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पर्थ का ट्रेवल करना है ऑस्ट्रेलिया का, और पाकिस्तान ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेलना है। तो टीम वहां चली जाएगी। तो चेयरमैन पीसीबी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो कप्तान को तब्दील करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कप्तान तब्दील करते हैं तो आप किसको कप्तान बनाएंगे? क्या वो जो कैंपेन चल रही है शाहिद अफरीदी की तरफ से जो कैंपेन चल रही है, या लाहौर कलंदर वाले कैंपेन चला रहे हैं कि शाहीन को कप्तान बनाया जाए, तो क्या फिर आप फिर क्या कप्तान किसको बनाएंगे? शाहीन अफरीदी को? तो फिर आप रिजवान को क्या जवाब देंगे जो कि मुल्तान सुल्तान का कप्तान है, 2 दफा फाइनल खेल चुका है? तो आप शादाब खान को आप क्या जवाब देंगे? लंबी लिस्ट है पीछे, पाकिस्तान टीम का नायब कप्तान है, जिसको आप हमेशा वाइस कप्तान उसको बनाते हैं ना, जिसमें फ्यूचर में कप्तानी करनी होती है। तो ये सारे कप्तान फिर टीम में हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास इत्तलात यही है कि ज़का अशरफ कप्तान तब्दील नहीं करने जा रहे हैं।
ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश जरूर है, घात में लोग जरूर बैठे हुए हैं और ये जरूरी भी नहीं है। देखिए, अगर बाबर को आज हम कप्तानी से हटाते हैं तो ये वही ज्यादती होगी जो सरफराज के साथ 2020 में हुई थी कि एक कप्तान के ऊपर आप 4 साल इन्वेस्ट करते हो, वो मैच्योर होता है, वो टीम को डेवलप करते हैं और आप उसको हटा देते हो। तो अभी भी ये ब्लंडर होगा बाबर को अगर हटाया जाता है तो। ठीक है साजिद भाई, आपका टेक इस पर? देखें, पहले तो ये बताओ ताबिश जी कौन है? हैदर अली मैं तो जानता नहीं, मैंने कब उसको बोला मैं कप्तान? आपने आके इतने बड़े चैनल पे पर्सनल आप मुझसे हो रहे हैं, और मैं सऊद शकील का मुस्तकबिल का कप्तान की बात कर रहा हूँ, एज ए आई बात कर रहा हूँ। आप पहले सुन लें तवज्जो से, एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। प्लीज 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 ताबिश, उनका फेवर क्यों करते हैं साजिद साहब? नहीं प्लीज देखो ताबिश, आप बीच में ना बोले, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। आप जोन 6 जोन 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात हो रही है उसकी बात तो सुनो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आगे का कप्तान सऊद शकील आपको नजर आ रहा है, पहले आप बॉल हॉल से सुन लो, उसके बाद जो जवाब अपने देना है। सरफराज पाकिस्तान का वर्ल्ड का बेहतरीन कप्तान है, अंडर 90 कप्तानी करी, पाकिस्तान को वर्ल्ड रैंकिंग में आया। पाकिस्तान जैसा उसमें उस जैसा कप्तान आपके पास मौजूद नहीं है। और आप बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर की कप्तानी फेल हो गई है। बाबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज ए बैट्समैन दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मगर कप्तानी जिस तरह की उसने 4 साल में की है, 4 साल में बहुत बेहतर कप्तान सीख के आ सकता है। आपको 14 महीने तक ओडीआई की कोई सीरीज नहीं, टेस्ट मैच आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाना है। मेरी एडवाइस है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोई एजेंडे के तहत बात नहीं कर रहा। लाहौर कलंदर लॉबी बना रही है, पेशावर जल भी लॉबी बना रही है, लॉबी बन रही है, उसमें कोई दो नहीं। हम लॉबी के सन नहीं है, हम हक और सच की बात करते हैं। अच्छा साजिद भाई, एक मसला ये भी है ना कि आगे अब रिसेंट जो आने वाली, बहुत जल्दी आने वाली जो सीरीज है, अगर कप्तान चेंज किया जाता है तो ये जो लॉबीज हैं ये तो फिर उसके ऊपर असरअंदाज होंगी। एक लॉबी का एक शख्स का इंतखाब किया जाता है तो जो दीगर खिलाड़ी हैं, दीगर जो लॉबीज हैं या फिर दीगर जो उम्मीदवार हैं, जाहिर है वो भी डिस्टर्ब होंगे, टीम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। परफॉर्म क्या करेगी फिर टीम? देखिए फराज, अभी लॉबी नहीं है, आप मुझे बताओ, अभी लॉबी नहीं। आपकी मर्जी के सेंटर कॉन्टैक्ट है, आपकी मर्जी की आपकी टीम है, आपकी मर्जी के प्लेयर। आपने मुझे बताइए कहाँ गया माद वसीम, कहाँ गया सरफराज अहमद, कहाँ गया ये शान मसूद? ये टीमें डिजर्व नहीं करते थे वर्ल्ड कप में? ये वर्ल्ड कप में डिजर्व करते थे। जो आपकी जो कारकर्दी है वर्ल्ड कप में, ये डंके की चोट पे टीम बनाई थी होती है, तो उस तरह की टीम। इजाज कुछ कहना चाह रहे हैं साजिद भाई, जरा इजाज भाई की सुन लें। इजाज क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सरफराज अहमद और इमाद वसीम की जो हम पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर शमूलियत की जो बात करते हैं, सरफराज ने व्हाइट बॉल में पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं खेला। इमाद ने भी 1-1.5 साल में व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ नहीं खेला है। अब क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी हो गई है, नवाज बुरे हो गए, शादाब बुरे हो गए, उसामा बुरे हो गए, तो हमें अब सरफराज और इमाद वसीम याद आते हैं। अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर किसी लड़के की जगह बनती थी तो वो सैम अयूब था, हमें उसको मौका देना चाहिए था। वो क्योंकि यंग प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक को भी जब आपने फखर को बाहर बिठाया हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ, तो अब्दुल्ला ने वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में 100 किया था। तो सरफराज और इमाद की मुझे व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और उनको पहले अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट को प्रूव करना पड़ेगा। सरफराज ने जो कैद-ए-आज़म ट्रॉफी कल जीती है लाहौर में, वो सरफराज ने अब 4 रोजा क्रिकेट में जीती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जीती है। वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का आज भी हिस्सा है, उसको टेस्ट टीम से कभी किसी ने नहीं निकाला है। लेकिन अगर ये कहना कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल सकता है, पहले सरफराज को क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो पिछले 3 साल से घुटनों पे बैठी हुई है, पहले उसको उठाना पड़ेगा, वहां परफॉर्म करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के वनडे कप के अंदर और T20 कप में परफॉर्म करना पड़ेगा। उसकी व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सॉरी रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में सरफराज पहले अपने आप को जस्टिफाई तो करें, उसके बाद आ जाए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी फराज आप सुने बात। जी 2020 जैसे बात हो रही है, वर्ल्ड कप टीम गेम है ना। हसन कौन सा 1.5 साल बाद टीम में आ गया? हसन ने कौन सी कारकर्दी दिखा दी भाई? हसन भी तो टीम में आया ना, व्हाइट कार्ड के जरिए आया ना। फिर दूसरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 साल बाद वो टेस्ट मैच में कमबैक करता है, तारीखी कमबैक करता है, और पाकिस्तान की तारीख में 300 रन बनाता है। फिर 8 ओडीआई क्रिकेट के रिकॉर्ड उसके नहीं है। सरफराज के एजाज साहब यही कह रहे हैं कि सरफराज के लिस्टिंग के रिकॉर्ड नहीं है। ताबिश आप अपनी बारे में बोलें, मैं आप किसी के बारे में नहीं बोलता। मेरा मौका ताबिश मैं आपकी तरफ आता हूं। साजिद भाई अपनी लाइन कंप्लीट कीजिए, मैं ताबिश से जानना चाहूंगा क्या कहना चाह रहे हैं। साजिद भाई अपनी लाइन कंप्लीट कीजिएगा।
देखिए भाई, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड कप के बाद आपका कप्तान चेंज होना चाहिए अगर आपको क्रिकेट को बेहतर करना है, आगे जाना है। टेस्ट मैच का कप्तान सरफराज अहमद को फौरी तौर पे बनाना चाहिए कि वो पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है और टीम को जेल करता है और टीम में कोई ग्रुप बंदी नहीं होगी। और ग्रुप बंदी है, ये आपको माने, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कोई ऐसी बातें नहीं होती है जो निकल के बाहर आ रही है। और ये चीज पाकिस्तान की टीम के लिए सोचें, और ये लाहौर कलंदर पेशावर जल्मी की टीम नहीं है। शहनशाह आफरीदी बनेगा, 2020 का कप्तान बनेगा, टेस्ट मैच का नहीं बनेगा। ओडीआई तो है ही नहीं 14 महीने तक, टेस्ट मैच है, वो टेस्ट सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है। और जहां तक साइम अयूब की बात की, साइम अयूब तो बहुत पहले डिजर्व करता था, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिसने प्रूव किया पाकिस्तान के लिए। और उसको तो वैसे भी इंशाअल्लाह ताला जो जा रही है पाकिस्तान की टीम, उसमें तो वो है, तो खेल के साबित होके आया। हम किसी की लॉबी नहीं बना रहे, जो चीज गलतियां हैं उसको आप माने। पाकिस्तान के जो फॉरेनर कोच हैं उन्होंने टीम सिलेक्ट, फिर साजिद भाई इश्यूज तो सिलेक्शन से लेकर परफॉर्मेंसेस तक इश्यूज तो हैं, अदरवाइज ये विनिंग कॉम्बिनेशन ताबिश फिर बनता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान की टीम ही है जो कि वनडे के अंदर 400 प्लस तक भी खेल चुकी है। माजी की बात करें, पिछली टीमों की हम बात कर रहे हैं, 300, 350, 400 अचीव किया जाता था, रन्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े टारगेट्स को हासिल किया जाता था। अब वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें प्लेयर्स के ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा कि अगर बाबर आजम क्रीज पर है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये तो सेंचुरी करेगा, या फिर रिजवान है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि यार ये ले जाएगा मैच को। नहीं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, पाकिस्तान टीम कॉन्फिडेंटली उस तरीके से खेल का मुजाहरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन आया कल जो मैच हुआ उसने तमाम वो माजी की तल्ख बातें बुला दी और कल पाकिस्तान टीम ने एक टीम वर्क का खेल पेश किया। जिस तरह से साजिद भाई गुफ्तगू करते हैं, वो अक्सर प्रोग्राम के दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान बात कहते हैं बड़े खूबसूरती के साथ, ये पाकिस्तान की टीम है। साजिद भाई बिल्कुल ये पाकिस्तान की टीम है, लेकिन आप भी सिर्फ पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करें ना, जब आप तबसरा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कराची के जोन 6 के हवाले से बात करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम से वाबस्ता लोग हैं उनकी निशानदेही क्यों करते हैं? सऊद शकील का जिक्र आपने किया, उसे कप्तान आपने करार दे दिया। सरफराज अहमद का मुतालबा आप वर्ल्ड कप के पूरे दौरान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें कप्तान बना दे, उन्हें कप्तान बना दे। क्या एक सेकंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक जुमला कहना चाहता हूँ, बात मुकम्मल करने दें। और इसके अलावा मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम है ना, ये पाकिस्तान टीम है, सारे कराची के नौजवानों के हवाले से आप मुतालबा करते हैं। आप क्यों नहीं कहते तैयब ताहिर ने लिस्ट ए के अंदर रनों के अंबार लगा दिए, उसकी कोई बात नहीं करता प्रोग्राम में? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसकी बात की जाए, बिल्कुल हम इस हक में हम बात करते हैं। सरफराज के साथ नाइंसाफी हुई थी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन अब बाबर आजम क्योंकि आपका कप्तान है, आप उसे नहीं हटाएं, आने वाले इवेंट्स के लिए तैयार रहें, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी जो हैं उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। बाबर आजम के लिए अब भी 1-2 वर्ल्ड कप हैं उसके कैरियर में, तो आप उसको कप्तान रखें। खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, ताबिश जरा इशारा, एजाज भाई मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात के ऊपर, थोड़ा सा इशारा कीजिएगा किन खिलाड़ियों की बात करें जिनका आखिरी वर्ल्ड कप है ये? एजाज भाई ये सवाल आपके जहन में आया मेरे ख्याल में। आखिरी वर्ल्ड कप किसका है? पाकिस्तान टीम ने सवाए बाबर के तो 100 वनडे कोई नहीं खेला हुआ इस टीम के अंदर। ये आखिरी वर्ल्ड कप किसका है ये जरा बताइए। दीगर टीमें जो दीगर टीमें आप देखिए, दीगर टीमें जितने बड़े नाम है, डेविड वॉर्नर, साजिद भाई एक मिनट दीजिए। फराज ये हो रही है, आप बहुत देर से प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको सवाए ताबिश को मेरे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जनाब टीम जो है वो वापस ट्रैक पर नहीं आ पा रही है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोग्राम को वापस ट्रैक पर लाऊं, लेकिन मैं भी कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। साजिद भाई आप थोड़ी सी मदद करें इसके अंदर मेरी। नहीं मैं बात कर सकता हूं, बात ही हो रहे हैं। देखिए पहले मेरी बात सुन लो फराज, मेरी बात सुन लो। टाइम बिल्कुल कम रह गया, बिल्कुल लास्ट कमेंट आपके प्लीज। ताबिश आपको जज्बाती हो रहे हैं, मेरा कोई जोन 6 से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अमेरिका ह्यूस्टन में बैठा हूँ, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, मेरा कोयटा से क्या लेना? मैं क्रिकेट की एक जेंटलमैन वाली बात कर रहा हूँ। ये आपके जो ताबिश प्लीज, मैं लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास।
ताबिश भाई क्यों चलती बस में सफर कर रहे हो? साइम भी किसका प्लेयर है? पेशावर ज़ल्मी का है, पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर है। बात ये हो रही है ताबिश भाई, किसी बस में मत चढ़ो, जो आपकी बॉल है उस पर खेलो। हम भाई भाई आपको कर रहे हैं, आप पर्सनल मुझ पे हो रहे हैं। किसको खुश करना चाह रहे हैं? किसके एजेंडे पे मेरे से प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? इससे पहले तो कभी आपने मेरे ख्याल में इस बात को यहीं पे रोकते हैं, इस बात को। और साजिद भाई, मुझे बड़ी माजूद के साथ टाइम बहुत कम रह गया साजिद भाई हमारे पास। एजाज, अब मैच आने वाला पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ, क्या चांसेस दिखाई दे रहे हैं? कम से कम बांग्लादेश से तो हम जीत पाएंगे ना? देखिए, हमें वैसे इस कप्तानी की बहस में पड़े बगैर पाकिस्तान के अगले 3 मैचों पे बात करनी चाहिए थी। देखिए, आज हम लोग कोलकाता पहुंच गए हैं चेन्नई से, और आज कोलकाता के अंदर ही अपसेट कर दिया है नीदरलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त देके इसी ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर। और पाकिस्तान टीम, क्योंकि जो अफगानिस्तान के खिलाफ हमने बुरा परफॉर्म किया था, अब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल हम सब ने देखा कि टीम ने मजहमत की, टीम ने फाइट किया है। तो गो के अब वर्ल्ड कप की हमारे पास सेमीफाइनल की जो डोर थी वो तो हाथ से निकल चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी टीम फेवरेट होगी। लेकिन एक चीज है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ ही ये वेस्ट बंगाल की रियासत है भारत की, और कोलकाता के अंदर ईडन गार्डन आपको पता है 1 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। तो बड़ी तादाद में बांग्लादेश के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे। लेकिन ईडन गार्डन इंतजार कर रहा था बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का, तो पाकिस्तानी फैंस भी यहाँ बड़ी तादाद में होंगे। और मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टीम ने अपने अंदर वो फाइट वापस लाई है, उसका अमली मुजाहरा यहाँ ईडन गार्डन में नजर आएगा, और पाकिस्तान बांग्लादेश को जरूर हराएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो पाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज बसलता से मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान, और ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, कल भारत और इंग्लैंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। यकीनन इंग्लैंड के खिलाफ भारत जो है वो बड़ा फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर है। अगर कल का मैच भारत जीत जाता है, जिसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा पॉइंट टेबल पर भारत। और फिर परसों हमने देखना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कैसा होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस प्रोग्राम में आपको हम रोज़ाना वर्ल्ड कप की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उससे आगाह करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।